नमस्कार साथियों, माफी चाहता हूं थोड़ा लेट हो गए। सबसे पहले स्वर्गीय गिरीश बापट जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी लगभग 1 महीना पहले भी मैं मुंबई ही आया था गौतम अदानी पर प्रेस वार्ता करने। 1 महीने से ऊपर हो गया है। जेपीसी की जो हमारी मांग है उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा जो जेपीसी की मांग करने में सबसे आगे आवाज उठाकर चल रहे हैं, राहुल गांधी जिनका नाम है, उनको परेशान करने में कोई कसर इस सरकार ने नहीं छोड़ी। राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को संसद में भाषण दिया। बड़े स्पष्ट 2 सवाल पूछे कि जो अदानी की कंपनी है उसमें 20,000 करोड़ कहां से आया, वो शेल कंपनीज कौन सी हैं, किसकी हैं, उन शेल कंपनीज में एक चाइना का नागरिक क्या कर रहा है। ये जो प्रधानमंत्री का चीन के सामने जो है ना क्लीन चिट देने का, तो कहीं कुछ समझना जरूरी है कि ये चीन का एक व्यक्ति गौतम अदानी की शेल कंपनीज में उसका होना। तो राहुल गांधी जी ने यह सवाल पूछा, जाहिर सी बात है जवाब तो मिलना नहीं था। राहुल गांधी जी ने दूसरा सवाल पूछा कि गौतम अदानी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है। आखिर अच्छा, फोटोज भी उन्होंने दिखाई। हवाई जहाज में प्रधानमंत्री बड़े आराम से लेटे हुए हैं, गौतम अदानी जी बैठे हुए हैं, प्राइवेट हवाई जहाज है, ऐसे कुछ फोटोज भी उन्होंने जारी किए। लेकिन जो सवाल था वो ये था कि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, गौतम अदानी को साथ लेकर जाते हैं, एसबीआई के चेयरपर्सन को साथ बैठाकर ले जाते हैं और वहीं ना केवल ऑस्ट्रेलिया से डील दिलवाते हैं अपने दोस्त को, वहीं का वहीं लोन भी दिलवा देते हैं एसबीआई से $1 बिलियन। श्रीलंका, वहीं की सरकार के आला अधिकारी ने कहा कि श्रीलंका की सरकार पर दबाव डाला हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कि यह ठेका गौतम अदानी को मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जहां जहां पांव पड़े ये दोनों दोस्तों के, वहां ठेका मिलेगा गौतम अदानी। ये सवाल राहुल गांधी ने संसद में पूछे। जवाब तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी के भाषण से महत्वपूर्ण मुद्दे, ये सारे भाषण ही एक तरह से एक्सपंज कर दिए, संसद की कार्रवाई से निकाल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के भाषण में जहां गौतम अदानी का नाम लो, वो संसदीय कार्रवाई से निकाल दिया। चलिए, यहां तक तो आप सबने देखा क्या हो रहा था। 7 फरवरी को राहुल गांधी ये मुद्दा उठाते हैं। 9 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा मानहानि का केस करने वाला खुद जिस पर स्टे ले आया हो, अचानक 9 दिन के अंदर वो स्टे हटा लेता है, स्टे हटाता है। और बुलेट ट्रेन कहां से चलनी थी, अहमदाबाद से, बुलेट ट्रेन की तरह ये केस तो 7 हियरिंग्स होने लग जाती और सजा सुना दी जाती। सजा सुनाते हुए अदालत ने 30 दिन का समय दिया। उससे भी ज्यादा बुलेट ट्रेन तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ दो आप। 24 घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी को कहते हैं साहब ये घर से अब आप बाहर चले जाइए। 24 घंटे। दिल्ली आइए, आप लोगों को मैं बुलाता हूं, स्वागत है आपका, मैं आपको कुछ घर दिखाऊंगा। मार्गदर्शक दल के कुछ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, न वो सांसद हैं न विधायक हैं, लेकिन घर मिले हुए। राहुल गांधी को घर नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके दोस्त के बारे में सवाल पूछ लिए। उनको चुप कराने का षड्यंत्र कोई नया नहीं है। ना केवल अदालत, उससे पहले अजीब सी बातें की।
कि साहब विदेश में जाकर राहुल गांधी ने मदद मांगी लोकतंत्र को बचाने की। पठानकोट में जब हमला हुआ आतंकवादियों का, आईएसआई को तो आप बुलाकर लाए थे, अमित शाह जी, मोदी जी। हमें कहते हो हम विदेशी की मदद मांग रहे हैं। आईएसआई को आप इस देश के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पर बुलाकर ले आते हो। राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कहा कि ये हम लोग 140 करोड़ जनता सक्षम है, लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं उसको हम झेल सकते हैं, उसका हम माकूल जवाब दे सकते हैं और दे रहे हैं। फिर कहा साहब नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी का नाम लेकर आपने ओबीसी वर्ग का अपमान कर दिया। नीरव मोदी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है, ये पिछड़े हैं। ये पिछड़े नहीं हैं, ये मोदी जी के बिछड़े दोस्त हैं। बिछड़ गए, देश से निकल गए। रेड कॉर्नर नोटिस मेहुल चोकसी, हमारे मेहुल भाई कहते थे ना मोदी जी, तो मोदी जी के बिछड़े हुए मेहुल भाई का रेड कॉर्नर नोटिस भी खत्म हो गया, अब वो आजाद हो गए। आप नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को पिछड़ा बताकर आप पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी को आप घर से निकाल दोगे, ईंट पत्थर के घर होते हैं। राहुल गांधी ने इस देश के दिल में जगह बना ली। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, पांव में छाले, घुटने में दर्द, मुंह पे मुस्कान, लोगों से मिलता हुआ, लोगों की सुनता हुआ चला जा रहा हो, देश को जोड़ने के लिए चला जा रहा हो, उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहा है। आप पर लोग हंस रहे हैं। देश के सामने जो परिस्थिति आई है, जो समस्याएं आई हैं, बेरोजगारी का रिकॉर्ड जो टूटा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बेच रहे हैं, इन सब से आप ध्यान हटाना चाहते हैं। कभी आपस में लड़वा के ध्यान भटवाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं, लेकिन अब तो आपने हद कर दी। आप काम करते हो, गौतम भाई को भी करते हैं, क्यों कि 33 करोड़ एलआईसी के पॉलिसी धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, एसबीआई के खाता धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, पेंशन फंड का पैसा अदानी कंपनियों में जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं। आपको चिंता नहीं है कि चीन का कोई नागरिक इन शेल कंपनी में बैठा हुआ है, आप जानते हो, भी आप चुप हो। सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी इसमें, लेकिन सीबीआई तो साहब के हाथ के इशारे का इंतजार करती है। प्राथमिकी दर्ज हो गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी केस में नाम की कंपनी है, हम जानना चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस देश में रोजगार देने वाली 5 या 6 कंपनियों का नाम मैं आपसे अभी साझा करूंगा, नहीं उसमें एक भी कंपनी अदानी ग्रुप की नहीं। जब वो रोजगार नहीं देते, 3 आदमी रुपए के लोन बैंकों से ले रहे हैं, एलआईसी का पैसा ले रहे हैं, एसबीआई उनको लोन दे देता हो, हो रहा है देश में। देश को बताइए, रंग आकर बैठ जाना मतलब थोड़ा ही कि आप देश के लिए काम कर रहे हो। कौन है ये चीन का नागरिक? कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है, देश का एक एक, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जानना चाहता है कौन ये चीन का नागरिक, क्या रिश्ता है इनका, क्या नरेंद्र मोदी को इस रिश्ते का पता है? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? आप राहुल गांधी को घर से बाहर कर दीजिए, संसद से बाहर कर दीजिए। सड़क पर चलता हुआ राहुल गांधी आपके लिए और आपके इन दोस्तों के लिए बहुत बड़ा
खतरा लगने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान हैरान है आपको देखकर कि आप अपनी दोस्ती में इतने अंधे हो गए कि संसदीय परंपराओं को आपने ताकत रख दी। आपके सवाल इसी मुद्दे पर रखिए तो उचित रहेगा। जी, You mentioned just now about ISI. Are you suggesting that the Modi government, with the help of ISI, created the blast in Pulwama? Are you suggesting that? I did not mention, number one, I did not mention Pulwama. I mentioned Pathankot. When the Pathankot attack happened, after that, officially the ISI was called to inspect. This is in public domain. Yeah, that's true. Never before in the history of independent India has any government invited the ISI to inspect any of our defense establishments. Why did this government do so? That's our question. No. Does it mean that the Modi government in collaboration with ISI? No, I didn't say any of that. That's your no. I'm just saying, how could you involve the ISI to inspect that site? सर, राहुल गांधी ने मैं सावरकर नहीं हूँ इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा, इस तरह का विधान किया है। उसके चलते महाविकास आघाड़ी में दरार आ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट ने जो अपोजिशन पार्टी की जो बैठक थी उसमें वो पार्टिसिपेट। इसको आप दरार कहने की जरूरत है। कोई स्वस्थ उदारवाद विचारधारा में सवाल और चर्चा हो रही है। हो सकता है मैं आपसे सहमत हूं, आप मुझसे असहमत, सवाल नहीं बनना चाहिए। मैं अपने विचार रखूंगा, आप अपने विचार रखेंगे। ये विचार का संगम चलता रहे, तभी ये नदी बहती रहेगी और तभी इस नदी में पवित्रता रहेगी, सफाई रहेगी। तो इसको आप दरार कह रही हैं, ये दरार नहीं है, ना ये तकरार है, ये संवाद है। और संवाद खुले दिल से, खुले मन से, खुले दिमाग से आप सबके सामने हो रहा है। इसमें और कुछ मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश है किसी और चीज को देखने समझने की। सवाल चूंकि विवाद जो शुरुआत हुई राहुल गांधी का जाना, वो एक बयान से हुआ था जो उन्होंने 2019 में दिया था। आप चूंकि महाराष्ट्र हैं, मैं इस सवाल को थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन में आपसे जानना चाहता हूँ। सावरकर को लेकर जो बयान हुआ उसके बाद ये बातें निकल के आई। दो सवाल है। पहला ये कि क्या अब कांग्रेस पार्टी सावरकर के ऊपर बयान देने से बचेगी, राहुल गांधी बचेंगे जिस तरह की परिस्थितियां बनी, राहुल गांधी की बात की? पहला सवाल ये। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी सावरकर के कंफ्यूज है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंदिरा गांधी जी का आपने देखा होगा जो उनकी तारीफ में लिखा, या फिर शरद पवार का, या फिर नरसिम्हा राव का, तारीफ करते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी का और मौजूदा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो बिल्कुल अलग है। इंग्लिश में या हिंदी में, किसमें? मैं मिक्स में बोलूंगा ताकि सबको समझ। लंबा भी होगा जब। लिबरलिज्म की डेफिनेशन क्या है, सेंट्रिज्म की परिभाषा क्या है? सेंट्रिज्म की परिभाषा है कि ये लेफ्ट और ये राइट दोनों आकर मिलते हैं, जिनका जहां संगम होता है तब सेंट्रिज्म बनता है, तब लिबरलिज्म बनता है। न हम एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएं, न हम एक्सट्रीम राइट में जाएं, ये होता है सेंट्रिज्म, ये होता है लिबरलिज्म। जिसमें सत्ता जी का ओपिनियन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अतुल पाटिल का हो, जितना राहुल गांधी का हो, जितना कुलकर्णी जी का हो, राजेश शर्मा जी का हो, सबके ओपिनियन मैटर करते हैं। मैं हम लोग 54 साल महीने से क्या बंद कर गया या बंद कर, उनका भी अधिकार है अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का, अपने विचारों को का प्रचार करने का, है उनका अधिकार, हमारा अधिकार, हमारे विचार रखें और विचार समाज भी हो। इसका मतलब हमसे सहमत हो जाऊंगा, मैं वैचारिक स्तर उससे जूझता रहूंगा, तो भी उससे जूझते रहेंगे। It is a democracy. It's a robust journey of every thought in India. India is a mother of thought, mother of philosophy, mother of several ideologies. How can one ideology kill the other ideology and say that I am the supreme ideology, no other ideology? हमारी लड़ाई ही इसी बात से है कि साहब सुप्रीम नहीं हो, हम भी सुप्रीम नहीं मानते अपने आप। Let the flow happen. Let every thought flow. मेरे खिड़की और दरवाजे खुले रहें, ताजी हवा आती रहे, ये है गांधीयन थॉट। तो हमारी तो बड़ी स्पष्ट बात है, नहीं 10 साल सत्ता में रही, पार्लियामेंट में है ना, हटाई तो नहीं ना किसी ने।
सबका अधिकार है अपनी बात रखने का। आप सावरकर जी को मानते हो, मैं गांधी जी को मानता हूं। इस संसद में एक सांसद ऐसे जो गोडसे को मानते, उनको मन से माफ भी नहीं किया शायद प्रधानमंत्री जी ने, है ना। वो हिंदुस्तान को मुझे नहीं लगता कि नागपुर पहुंच पाया है। हिंदुस्तान ब्लैक और व्हाइट में नहीं है, हिंदुस्तान सतरंगा है। हिंदुस्तान को समझने के लिए आपको ब्लैक और व्हाइट से बाहर आकर सतरंगे को देखना होगा, इंद्रधनुष को देखना होगा, तो आपको हिंदुस्तान समझ में आएगा। इसमें ये डिबेट खत्म हो जाती है कि सावरकर सही है, गांधी सही है, वो सही है, ये सही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबका अपना स्थान है। आइए चर्चा करें, जूझें एक दूसरे से वैचारिक स्तर पर, लेकिन जहां देश का सवाल आता है, वहां देश के सामने आज क्या सवाल हैं, उन सवालों पर हमें एक होना है। तो आइए एक होकर लड़ते हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हुआ, पूरे देश ने उस एक्सपेरिमेंट को देखा और सराहा। महाराष्ट्र के हित में वो एक्सपेरिमेंट हुआ। देश हित में हम पिछले 50, 60, 70 सालों से ऐसे कई समझौते किए जब देश सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं। जो आप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए कि आप सावरकर से बयान देश के लिए नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, चर्चा होती रहेगी। जिस बात हुई सोनिया जी और शरद पवार जी के बीच में, और गो स्लो वाली जो पॉलिसी है, आप कंसीडर कर रहे हैं उसको? चर्चा होती रहनी चाहिए, संवाद चलते रहना चाहिए, भिन्न विचारधाराओं में भी संवाद होते रहना चाहिए। बचपन से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो बचपन से शाखा में जाते थे, मुझे ले जाने की कोशिश भी करते थे, मैं कभी नहीं पाया, मेरी इच्छा ही नहीं। लेकिन उनसे दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ है, उनसे संबंध अच्छे हैं, उनसे चर्चा जूझते रहते हैं। हम कभी वो मान जाते हैं, हम कभी नहीं मानते, बात थोड़े जिद्दी किस्म के हैं, लेकिन चर्चा होती रहती है। लेकिन शरद पवार ने कहा है कि आरएसएस और सावरकर का कोई संबंध नहीं है, सावरकर को जो है माफी वीर कहना सही नहीं है, इस तरह का स्टेटमेंट। देखिए, उनकी स्टेटमेंट पे मैं टिप्पणी करूं अच्छा नहीं रहता। वरिष्ठ नेता हैं, इतिहास में कई बातें हैं जिससे ये साबित होता है कि आरएसएस से उनका इतना संबंध नहीं है, ये भी सच है। लेकिन अब उस बात को बार बार उस पर चर्चा करना, क्या जेपीसी की मांग, क्या अदानी पर इंक्वायरी ज्यादा आवश्यक मुद्दा है या नहीं है, आपसे मैं जानना चाहता हूं। जब देश का एलआईसी के 33 करोड़ लोगों का पैसा जहां अटक गया हो, डूब रहा हो, उसमें जानबूझकर ये लोग चाहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें करें। भारतीय जनता पार्टी में पारंगत है, कैसे ध्यान को भटकाना है। हम ध्यान नहीं भटक। तो राहुल गांधी की तरफ से जानबूझ के सावरकर का नाम लिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इसको विवाद को पैदा करने की कोशिश कर रही है, बढ़ाने, ये विवाद है ही नहीं, ये तो संवाद है। ये कोई संवाद आज से थोड़ा ही शुरू हुआ है, ये तो 70-80 साल का संवाद है, आज का नहीं है। संवाद को विवाद में कैसे डालना हो, ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग हमें नहीं मिली, ये ट्रेनिंग उन्हीं को है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरा इतिहास पढ़ा होगा उन्होंने, और छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि में क्या छत्रपति शिवाजी के विषय में क्या टिप्पणी की थी सावरकर जी ने, वो भी शायद उनको ध्यान होगा। अगर नहीं ध्यान है तो आप लोग निकाल के जरूर उनको पूछिएगा क्या उस टिप्पणी से वो सहमत है। संभाजी महाराज के खिलाफ जो टिप्पणी की सावरकर जी, क्या उससे वो सहमत है। अगर इतिहास पे इनको लड़ना है तो इतिहास पढ़कर तो आए। ये इवेंट मैनेजमेंट से थोड़ा इतिहास बनता है, बिगड़ता है। पवन जी, दो सवाल मेरे। एक तो राहुल जी सूरत कोर्ट के आदेश के खिलाफ कब तक अपील करेंगे, कुछ क्लैरिटी अगर आप दिखाएंगे फिलहाल। दूसरा, अदानी को लेकर जानकारी उनकी कंपनी द्वारा दी जाती है, रिपोर्ट है, उसके बाद वापस उनके उसको लेकर भी क्या मुद्दा बताने वाले, क्योंकि लगातार आधी अधूरी जानकारी उनके द्वारा दी जाती है। पहले दूसरे सवाल का दूंगा जवाब, फिर आपके पहले सवाल का, क्योंकि पहले सवाल में ज्यादा रुचि भारतीय जनता पार्टी की है कि राहुल जी क्या करने वाले हैं अगला, थोड़ी मिस्ट्री रहने भी दीजिए। हमने जेपीसी की मांग क्यों की? हमने जेपीसी की मांग इसीलिए की, जो हमें परोसा जाता है रोज प्रोपेगेंडा
के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, सरकार और कंपनी में ज्यादा फर्क नहीं है। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वेस्ट इंडिया कंपनी है। लेकिन ये जो कंपनी सरकार कह देते हैं चलिए इनको, तो कंपनी सरकार से जो हमारे पास आंकड़े या तथ्य या नैरेटिव दिए जाते हैं, वो आपको उसकी असलियत कल ही मालूम पड़ गई। रिपेमेंट को लेकर जैसे चीन का जो नागरिक है उस पर आज तक कोई स्पष्टता नहीं। हम जेपीसी की मांग इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों डर रहे हैं जेपीसी से? जेपीसी में ज्यादा सदस्य तो इन्हीं के होंगे, भारतीय जनता पार्टी के, फिर भी डर रहे हैं क्योंकि अध्यक्ष भी उन्हीं का होगा। ये इसलिए डर रहे हैं कि ये सारे तथ्य टेबल पर लाकर रखने होंगे। एसबीआई का क्या रोल रहा, आरबीआई का क्या रोल रहा, सेबी का क्या रोल रहा, एलआईसी पर दबाव किसका था, ये तमाम तथ्य सामने रखने होंगे। किस एजेंसी का क्या रोल था, किस एजेंसी में कौन सा अफसर किसके कहने से रखा गया, मीटिंग कहां हुई। हमें सबको यहां जो बैठे हैं कई तथ्य मालूम है, अभी हम नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि बंबई का मेरा एक अजीब सा रिश्ता है। मैं यहां से जाता हूं तो मुझे जहाज से बाद में उतार देते हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन तथ्य बहुत सारे हैं हमारे पास। जेपीसी होगी तो ये तमाम बातें सामने आएंगी। Just 2 points. One is that you accuse the BJP of supporting Gautam Adani, but your own party's government of Ashok Gehlot in Rajasthan has given a series of projects, including the largest solar plant, number one. In Maharashtra, when your party minister, Mr. Aslam Sheikh, was Minister for Ports and Marine Industry, he gave the duty port to Mr. Gautam Adani at the most controversial price. So would you demand that all these contracts be scrapped, number one? Number two, regarding disqualification, it was a law passed by your government. The law says that the moment the conviction of more than 2 years comes, the disqualification law automatically kicks in. What is your view? Disqualification law, there was an MP from Banda, got 3 years, not disqualified. So why is it selective? Maharashtra. Yeah, he has another example from Maharashtra. So why, there are some examples from Gujarat also. Why selective application of that law is our question today. Never mind, we are ready to fight, we are ready to face. In fact, on the roads, Rahul Gandhi will be far more dangerous for him and his friends than he was in the parliament, because they never allowed the parliament to function. As far as I never accused of BJP supporting Gautam Adani. आपने बड़ा हल्का कर दिया मेरे चार्ज। I am saying the Prime Minister is working for Gautam Adani. Supporting someone and working for someone is absolutely, there is a huge difference. Entire machinery of the government from morning to evening is working for Gautam Adani, is defending Gautam Adani. That's our charge. Wait, I am coming to that. I have understood your question, I am coming to that also. So if I question Gautam Adani or Rahul Gandhi attacks Gautam Adani's business empire and the dealings of Gautam Adani, guess who comes out to respond? Either a minister of the government of India or Ravi Shankar Prasad. Why are you speaking about Gautam Adani? That's what you want to tell us. As far as contracts given to Gautam Adani in Rajasthan or any other, you want an inquiry, do an inquiry. As Mr. Gehlot, today as we speak, Mr. Gehlot is addressing a similar press conference in Hyderabad. We are not against corporates, against monopolies. We are against the Prime Minister accompanied by Gautam Adani, accompanied by State Bank of India person, immediately sanctioning a $1 billion loan. We are against crony capitalism. There is a huge difference. After all, builders of modern India, most of them from Mumbai, can their role be undermined? Would it have been possible if the Congress governments were against corporates and against private players? What we are against is you hand over the key of the government to one corporate. Sorry, we are against that. पहले रेट होती है किसी एजेंसी की, फिर गौतम भाई लेते हैं। वो एनडीटीवी हो, वो मुंबई एयरपोर्ट हो, वो कृष्णापट्टनम पोर्ट हो, वो क्विंट, कोई आप नाम ले लीजिए जहां पहले एजेंसी जाती है। मैं पिछली बार भी मुंबई वाले ऑफिस में बोल के गया था, वो वीआईपी मूवमेंट थी ना, पहले पायलट, फिर साहब, फिर एस्कॉर्ट। तो पहले एजेंसी, फिर गौतम भाई, पीछे पीछे एस्कॉर्ट, प्रधानमंत्री जी की पूरी सरकार। इस तरह से यहां डील्स होती है। हमारी किसी सरकार ने
इस तरह की डील की हो तो आप मुझे बताइए। इंक्वायरी कराने मिले तो साहब बैठे हैं, सीबीआई की ईडी करा दीजिए। और जी राहुल जी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर पहली बार पूरा विपक्ष एक साथ नजर आया, टीएमसी साल बाद आपके साथ में नजर आया। अखिलेश यादव ने जो कहा है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी की रीजनल पार्टीज की अहमियत को समझते हुए अहम भूमिका निभाए, तो क्या यहाँ से आप रीजनल पार्टीज को उनका जो रिजर्व करते हैं वो देते हुए सबको साथ लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, रीजनल पार्टीज कुछ रीजन्स में दे हैव काफी महत्वपूर्ण है, उनका स्थान है। कांग्रेस पार्टी कभी किसी पार्टी के खिलाफ, हमारे यहां से किसी ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो कि भारतीय जनता पार्टी से आया कि अगले 5 साल में कोई प्रादेशिक पार्टी बचेगी ही नहीं। इस तरह की टिप्पणी आपने कभी कांग्रेस के किसी नेता से नहीं सुनी होगी, ना हम इस तरह की बातों में विश्वास रखते। रही बात 24 में किसको कितनी सीटों पे क्या होगा, अभी 24 में समय है, चर्चाएं कुछ हमेशा चलती रहती हैं, कुछ सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, कुछ आपको नहीं सुनाई देती, नहीं दिखाई देती, लेकिन प्रक्रियाएं चल रही होती। सही वक्त पे उन प्रक्रियाओं के बारे में आपसे चर्चा भी करेंगे हम लोग। संजय राउत ने सोनिया और राहुल जी से क्या सावरकर को लेकर बात हुई है? क्या कुछ अगर अब वो वहां मिले, मैं यहाँ हूँ। सावरकर के मुद्दे पे डिस्कशन हुआ होगा सर? साहब, इतना महत्वपूर्ण जेपीसी की मांग, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, राहुल जी की सदस्यता खत्म हो गई, घर से उनको बाहर कर दिया गया, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। सर, कांग्रेस का पूरा फोकस अडानी के ऊपर था, लेकिन राहुल गांधी ने सावरकर का बयान करके ऐसा नहीं लग रहा है सर कि पूरा जो इशू है बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी अडिग है अपनी बात पर। सिर्फ अडानी का नाम लेना मतलब नहीं कि हम सिर्फ अडानी की बात कर रहे हैं। अडानी का नाम लेकर जो अडानी का स्कैम है, उन सब के पीछे बेरोजगारी के जवाब छिपे हुए हैं, महंगाई के जवाब छिपे हुए हैं, एक ऐसी सरकार के कारनामे दिखते हैं जो 9 साल से सत्ता में है, लोगों से वोट लेकर आई है, लेकिन काम अपने दोस्तों के लिए कर रही है। जिस तरह से महाविकास अघाड़ी आपकी यहाँ बनी हुई है, अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे संवाद एक दूसरे से होता है या नहीं होता, पता नहीं आप लोगों की बातचीत होती होगी, लेकिन जिस तरह से सावरकर के मुद्दे को लेकर आप कांग्रेस कमेटी है और परेशानी का सबब बना हुआ है, खास करके वोट बैंक को या सहयोगी नेताओं को। राहुल गांधी की उद्धव ठाकरे जी से बात हुई इस मामले में, क्या उन्होंने इस पे लेकर किसी तरह की कोई चर्चा? बाकायदा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। आप यहाँ से मैडम ने दरार बोला, आप बोले परेशानी, ऐसा कुछ नहीं है। ये संवाद और चर्चा है जो होती रहनी चाहिए, बड़ी स्वस्थ है। संवाद हुआ आप लोगों के? संवाद सार्वजनिक हो रहा है, आप लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, सब कर रहे हैं। ये विचारधाराओं का आपस का संवाद है, व्यक्तियों को छोड़ दीजिए। व्यक्तियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विचारधाराएं होती है। व्यक्ति आते हैं जाते हैं, लेकिन विचारधारा चलती रहती है, और उसमें जूझ जो द्वंद्व है वो भी चलता रहता है, चर्चा भी चलती रहती है, संवाद भी चलता रहता है। आप उसको विवाद की परिभाषा देना चाहते हैं वो आप जाने, लेकिन विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है? विचारधाराओं के बीच में कम्युनिकेशन आज से नहीं हो रहा, 70 साल से हो रहा है, 100 साल से हो रहा है। सर, एक साइड से आप बोल रहे हो कि अडानी का मुद्दा जो है इम्पोर्टेंट है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का भी सफर लंबा चला था, और महाराष्ट्र में जब यात्रा थी तभी भी राहुल गांधी जी ने सावरकर के बारे में स्टेटमेंट किया था। हो गई चर्चा उस पर, बोल सकते क्या? मैं फिर कह रहा हूं, विचारधाराओं का आपस का संवाद 100 साल से चल रहा है, तो चलने दीजिए ना। इसमें आप क्यों बीच में आ रहे हैं, मैं क्यों बीच में आ रहा हूं? चलने दीजिए। You said that differences, ideological differences is good for robust democracy. But on one side we see, it is hampering the collective unity of the opposition. Like they have boycotted the dinner. It will never, I can assure you, it won't hamper unity, which is important in the larger good, for the larger purpose. We have shown it to the people of Maharashtra and the people of this country. So be assured, nothing will come in the way to ensure the ouster of Mr. Adani's, Mr. Modi's government. सर, अभी जानकारी हाथ में आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पालघर हत्याकांड में जिन साधुओं की मारपीट करके हत्या हुई थी, उनकी इंक्वायरी सीबीआई को सौंपी। किस तरह से? मैंने अभी आपसे ही सुना है, तो जब तक इसको मैं स्टडी नहीं करूं उस पर टिप्पणी नहीं करूं। पवन जी, रामनवमी की बात करें, बीजेपी हो, उद्धव ठाकरे हो, राष्ट्रवादी, सब इसको बहुत भव्य तौर पर मना रहे हैं, आगामी चुनाव के देखा जा रहा है। कांग्रेस
शामिल हुए। मुझे लगता है महाराष्ट्र के नेता बोले तो इस पर ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मुझे नहीं मालूम क्या तैयारियां हैं। के लिए लकड़ियां जा रही हैं महाराष्ट्र से। आपको जानकारी होगी जो टीकूड है वो हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन टीकूड जो है जनरल में मिलता है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट आपको बताया, अंग्रेजों ने भी उसीलिए उसके लिए ड्राईकोड बनाया था। तो ट्री जो उड़ है टीकूड हमारे तरफ से जा रहा, हमारे घर से जा रहा है, इसकी हमें बहुत खुशी है। और जहाँ तक रामनवमी की बात है, ये बेवजह बदनामी की जाती है। आपको मैं बताता हूँ, नागपुर में पोद्दारेश्वर राम मंदिर है जिसकी 100 साल से भी ज्यादा बड़ी हिस्ट्री है रामनवमी मनाने की, और उसकी रस्सी जो है वो रस्सी जो है सामने मोमीपुरा है, यहाँ अयोध्या का मंदिर है पोद्दारेश्वर राम मंदिर, वो सब मिलकर खींचते हैं और वहाँ पर सभी पार्टी के लोग जो है वो शामिल होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा हम ही शामिल होते हैं, हम ही शामिल होते हैं। क्या पता पर कैसा ये मोतिया बिंदु है कि हम दिखते नहीं। कल प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष को घेरने की कोशिश की, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? हंसी आई, बहुत तेज हंसी आई। और जब मैं हंस रहा था उस वक्त पुलिस वाले मुझे बस में बैठा, क्योंकि कल हम सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, तो वो मुझसे पूछ रहे थे क्यों हंस रहे हो। हमने तो कोई गुदगुली नहीं किया, आपको हंस क्यों रहे हो। हमने कहा मैंने अभी मोबाइल पे देखा प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पे हमें कुछ बोल रहे हैं, खुद जेपीसी से बचते हुए घूम रहे, संसद नहीं चलने दे रहे। हम तो प्रधानमंत्री को एक सलाह भी देना चाहते हैं। हो सकता है आप पर कोई दबाव हो, दोस्तों का दबाव होता है, हम सब पर होता है दोस्तों का दबाव, बचपन में जिसके साथ बड़े हुए हों, हो जाता है कई बार। अगर आप पर दबाव है, कोई आपको परेशान कर रहा हो, वो गौतम भाई परेशान कर रहे हो, कोई और कर रहा हो, हमें बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी परेशानी कम कर देंगे। आप इंक्वायरी करा दीजिए ना, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, चुने हुए प्रधानमंत्री, 303 सीटें हैं, 56 इंच का सीना है, आप में क्या कमी है। डर क्यों रहे हो, दब क्यों रहे हो दोस्त से। हम प्रधानमंत्री को पूरा समर्थन देंगे, अगर उस दबाव से वो निकलना चाहते हैं हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। इंक्वायरी तो करिए, जेपीसी तो बैठाइए। तो भ्रष्टाचार पे भाषण अब प्रधानमंत्री के मुंह पर शोभा नहीं देता, माफ कीजिए। राहुल गांधी के साथ जो भी हमने घटनाक्रम घटा है, आपको इससे पहले याद होगा उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था कि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। किसका? हाँ, देश के लिए। का बयान दिया। अब जो घटनाक्रम कांग्रेस और राहुल गांधी के अध्यक्ष में चल रहा है, आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखेंगे, या आप ही सेम लाइन पर सोचते हैं? मैं उद्धव ठाकरे जी से 100% सहमत हूं। जिस तरह से, जिस दिशा में लोकतंत्र को ले जाया जा रहा है, लोकतंत्र वाकई हिंदुस्तान में आखिरी सांसें गिन रहा है, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन उतना ही भरोसा इस देश के लोगों पर है कि वो लोकतंत्र को जीवित रखेंगे, ना केवल जीवित रखेंगे, जो लोग लोकतंत्र को का गला घोंट रहे हैं उनको माकूल जवाब भी इस देश की जनता देना जानती है। इतिहास गवाह है। Pawan ji, you mentioned that Modi government got the ISI to Pathankot, but your party leader, senior leader Manish Shankar Iyer, he went to Islamabad and made an appeal to the Pakistani government to help overthrow the Modi. We absolutely disagreed with him there and then. But he's still there. We absolutely no. He has a right to say what he has to, but we disagreed with him, and that was a track 2 diplomacy. Track 2 diplomacy में RSS people also went. Mr. Ved Pratap Vaidik, who just passed away this month, he was there. He not only went there, he went and met Hafiz Saeed. We did not oppose that. So, trying to make an issue out of this, who is Manish Shankar Iyer? He is not a Prime Minister of India. We are in the opposition. But the Prime Minister of India, the government of India, getting ISI to a defense establishment is far more serious than these remarks of a track to diplomacy. दिन बुलाए चले गए। थैंक यू।